नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल UKGS स्टडी पॉइंट में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कत्यूरी वंश की स्थापना एवं इतिहास। ठीक है, ये अजय राउत की फर्स्ट बुक का एक टॉपिक है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। उत्तराखंड का जो कत्यूरी वंश है उसकी स्थापना और उसके इतिहास के बारे में। इसमें जो डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी जो इतिहासकार हैं उनका मानना है, उनके अनुसार उनका मानना है कि जो तालेश्वर एवं पांडुकेश्वर के दान पत्रों से कार्तिकेयपुर राज्य की अनेक प्रशासनिक इकाइयों और उनमें स्थित स्थानों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें जो ताराचंद त्रिपाठी के अनुसार जो बात कही गई है वो बात ये कही गई है कि जो तालेश्वर एवं पांडुकेश्वर के जो ताम्रपत्र हैं, दान पत्र हैं, ठीक है, उनमें जो है कार्तिकेयपुर राजवंश का जो है प्रशासनिक इकाइयों के बारे में कुछ ना कुछ वर्णन मिलता है। ठीक है, तालेश्वर दान पत्रों में कार्तिकेयपुर के अंतर्गत वर्णित सभी स्थान कत्यूर घाटी में विद्यमान है। ठीक है, वही जोशीमठ के बगल का कत्यूर घाटी का क्षेत्र जो है उसमें तालेश्वर जो दान पत्र है उसमें इन बातों का वर्णन मिलता है। अब क्या है कि जो ये बात मानी गई है कहीं ना कहीं ये कत्यूरी घाटी में कार्तिकेयपुर जो था वो कत्यूरी घाटी के माने गए हैं। पर जब पांडुकेश्वर दान पात्रों में वर्णित कार्तिकेयपुर और उसके अंतर्गत सांकेतिक स्थान नामों को पहचानने का प्रयास किया जाता है तो लगभग सभी स्थान नाम वर्णन जोशीमठ के तहसील में स्थित मिल जाते हैं। ठीक है, जो जोशीमठ का तहसील का क्षेत्र है, तहसील है, वहाँ पे लगभग सभी जो नाम हैं, सांकेतिक स्थानों के नाम जो हैं जो कार्तिकेयपुर के हैं वो लगभग वहाँ मिल जाते हैं। लेकिन जो इसमें कुछ ताम्र दान पत्र हैं उनमें क्या है, उनमें सबसे पहले जो पांडुकेश्वर के जो दो ताम्रपत्र हैं, कंडरा से दान पात्र एवं कंडरा से प्राप्त एक दान पात्र में कार्तिकेयपुर नरेश ललित स्वर देव का एक दान पात्र, पदमठ देव का एक दान पात्र, देसठ देव का एक, सुभिक्ष राजदेव का है। ठीक है, अब जो यहाँ में पांडुकेश्वर से ताम्रपत्र मिले हैं उनमें जो प्रथम दो हैं, एक दान पात्र एवं कंडरा से जो प्राप्त हुए हैं वो ललित सुरदेव के हैं। ठीक है, किसके नाम पे हैं? ललित सुरदेव की। और एक दान पात्र जो है पदमठ देव का। ठीक है, और एक जो दान पत्र है वो है देसठ देव का, और एक जो है वो है सुभिक्ष राज देव का। ठीक है, ये जो पांच दान ताम्रपत्र मिले हैं, दान पात्र मिले हैं, 5 दान पात्र मिले हैं, वो जो है इन राजाओं उनमें जो है इन राजाओं का उल्लेख मिलता है। किन किन का? जो प्रथम दो हैं उनमें ललित स्वर के हैं और पद्मठ देव के हैं, और देसठ देव और सुभिक्ष राजदेव। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि पांडुकेश्वर के दान पात्रों में किन किन राजाओं का उल्लेख है या किन किन राजाओं से संबंधित है। तो उसमें ललितेश्वर देव आ जाएगा, पद्मठ देव आ जाएगा, देसठ देव आ जाएगा एवं सुभिक्ष राजदेव आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो जोशीमठ और कत्यूर घाटी दोनों ही पुरावशेषों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र हैं। कदाचित पहले राजधानी जोशीमठ और कालांतर में राज्य का विस्तार हो जाने के कारण जोशीमठ को राजधानी के लिए अनुपयुक्त पाते हुए कत्यूरी घाटी की ओर संक्रमित हुए और कत्यूरी वंश के नाम से जाने लगे। अब कत्यूरी वंश भी इसीलिए कहा गया होगा इनको क्योंकि ये कत्यूर क्षेत्र की तरफ अपना जो है क्षेत्र विस्तार किया होगा और उस क्षेत्र में ये उन्होंने अपना जो है रहन सहन किया होगा, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम भी कत्यूरी वंश रखा गया होगा। ठीक है, लेकिन इनकी राजधानी जोशीमठ मानी जाती है अक्सर। अब कुछ जो इनके जो सम्राट रहे, जो इनके राजा रहे, वो जो हैं उसमें कई तरह की किंवदंतियाँ भी हैं, लेकिन उसमें एक जनश्रुति ये भी है कि जो इनके संस्थापक है वो वासुदेव हैं। ठीक है, इनके संस्थापक किसे माना गया है? वासुदेव की। लेकिन इस पे जो है एटकिंसन ने कुछ जो बात कही गई है, एटकिंसन ने कुछ इस तथ्य को गलत साबित भी किया था। लेकिन जो वासुदेव है वो ये माना जाता है कि काबुल के
कटोरमान वंश का अंतिम नरेश भी वासुदेव था। कहीं ऐसा ना हो कि उनके नाम से ही ये नाम मैच खाते हैं। तो अब इसमें जो एटकिंसन ने जो बात कही, ठीक है, एटकिंसन दोनों को एक, अब जो काबुल के अंतिम ने वासुदेव हो गया, जो कतुरी वंश के संस्थापक वासुदेव हो गए, इन दोनों में एक जो है इनको समान मानने के पक्ष में है, किंतु बागेश्वर इनको एक मानने में पक्ष, इनके उसमें पक्षधर में है एटकिंसन। एटकिंसन दोनों को एक मानने के पक्ष में है, ठीक है, दोनों को एक मानने के पक्ष में है, किंतु बागेश्वर में प्राप्त त्रिभुवन राज के अभिलेख से विदित होता है कि प्रथम कतुरी नरेश का नाम वसंत देव था। ठीक है, अब वासुदेव की जगह पर किसे माना गया है? वसंत देव। ये बात कही गई है बागेश्वर में एक ताम्रपत्र है, ठीक है, किसका है? त्रिभुवन राज का शिलालेख है। कहाँ पर? बागेश्वर में। बागेश्वर में एक त्रिभुवन राज का शिलालेख है, उसमें ये बात कही गई है कि कतुरी नरेश का नाम वसंत देव था, प्रथम जो कतुरी नरेश था। तो ये माना जाता है कि उसी के आधार पर, ठीक है, जो वसंत देव है उसी ने कतुरी वंश की नींव रखी होगी, ठीक है, न कि वासुदेव को। वासुदेव का नाम वहाँ पर है ही नहीं। बागेश्वर के जो त्रिभुवन राज का शिलालेख है वहाँ पे केवल वसंत देव को जो है प्रथम कतुरी नरेश माना गया है और वासुदेव को नहीं माना गया। तो वासुदेव का वास्तविक होना इस बात पे जो है कहीं ना कहीं शक के दायरे में आता है कि वासुदेव प्रथम नहीं हो सकते हैं। ये किंवदंतियाँ हो सकती हैं, लोगों की सुनी हुई बातें हो सकती हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक है, जो लिखित है, जहाँ पर हमें प्रमाण मिले हैं इस चीज़ के, वहाँ पे ये बात जो होती है वो गलत हो जाती है। ठीक है, अब जो कतुरी नरेश हैं, ललित सुर की राज्य विधि को ध्यान में रखते हुए यह अनुमानित है कि वसंत देव का राजकाल 633 से 645 के बीच, ठीक है, राज्यकाल जो रहा वो 633 ईस्वी से 645 ईस्वी तक किसी समय आरंभ हुआ होगा, ये बात कही जाती है। ठीक है, कार्तिकेयपुर के नरेशों के अब तक 8 अभिलेख मिले हैं। जो कार्तिकेयपुर नरेश हैं, कतुरी नरेश हैं, उनके कितने अभिलेख मिले हैं? टोटल 8 अभिलेख। 8 अभिलेख कतुरी नरेशों के अभी तक मिल चुके हैं, जो कहीं कंडरा में हो गए या जो बागेश्वर के हैं, ठीक है, त्रिभुवन राज का शिलालेख है, ये कहीं ना कहीं ऐसे 8 हमें प्राप्त हुए हैं। जो सभी जो हैं वो किस लिपि में लिखे? कुटिल लिपि में लिखे हैं। जो 9वीं और 10वीं सदी के मगध के पालवंशी नरेशों अभिलेखों में, पालवंशी नरेशों के अभिलेखों एवं कुछ तिब्बत से प्राप्त ताम्रपत्रों में मिलती हैं। कुछ ऐसी लिखित कुटिल भाषा का उसमें प्रयोग किया, लिपि का प्रयोग किया गया है, जिससे ये होता है कि ये माना गया है कि जो वो लिपि है वो मगध के पालवंशी नरेशों के अभिलेख एवं कुछ तिब्बत से प्राप्त अभिलेखों ताम्रपत्रों में मिलते हैं। ठीक है, जिससे उन्हें एकदम जो है स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अब यह कतुरी अभिलेखों से विदित होता है कि एक ही राजवंश के 3 परिवारों ने कार्तिकेयपुर या उसके आसपास अपनी राजधानी स्थापित की। ठीक है, अब इनके अभिलेखों से प्राप्त होता है कि इसमें जो है 3 परिवारों ने जो है क्या किया, अपना शासन किया था। इसमें 3 परिवार, और 3 परिवार जो थे, इन परिवारों के संस्थापक जो थे वो थे वसंत देव, निम्बरदेव, सलोड़ादित्य। ठीक है, 3 जो थे ये परिवारों ने इसमें क्या किया था? शासन किया था। एक वसंत देव, निम्बरदेव और सलोड़ादित्य थे। ठीक है, अभिलेखों की शब्दावली, अधिकारियों के नाम की सूची तथा अन्य प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि सलोड़ादित्य के परिवार ने निम्बरदेव के परिवार के पश्चात राज शासन किया होगा। मतलब इसमें क्रोनोलॉजी थी, सबसे पहले वसंत देव, फिर निम्बरदेव, फिर सलोड़ादित्य। इन परिवारों ने एक के बाद एक जो था शासन किया था। अब जो ललित सुर के राज्यकाल के 21वें-22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, जिनमें यह प्रमाणित होता है कि ललित सुर का राज्यारंभ सन 832 तथा मृत्यु 854 के बाद हुई। ठीक है, अब ये जो 21 और 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र हैं, किससे? ललित सुर देव के राजकाल से। ठीक है, इनसे ये बातें पता चलती है कि जो इनका राज्यारंभ, जो ललित सुर था, इनका जो राज्य आरंभ हुआ था, ठीक है, वो 832 था और मृत्यु 854 के बाद हुई थी। इन्हीं के बारे में इस बात को दर्शाता है।
यही नहीं, उन ताम्रपत्रों से यह भी सिद्ध होता है कि ललित सुर कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी एवं शौर्यवान नरेश था। सबसे प्रतापी शासक किसे माना जाता है? वह है ललित सुरदेव, ललित स्वर। ठीक है, ललित सुर कत्यूरी वंश का जो था सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है इसको। ठीक है, ललित सुर को माना गया है, ये याद रखना है यहाँ पर, कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया ललित सुर को। ठीक, कत्यूरियों की राजधानी वर्तमान जोशीमठ में स्थित थी। जो वर्तमान का जोशीमठ है वहीं पे क्या थी? कत्यूरियों की राजधानी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कत्यूरियों की राजधानी क्या है? जोशीमठ में। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार जोशीमठ को राजधानी बनाकर शासन करने वाले कत्यूरी नरेशों का राजवंश पश्चिम में शत्रु नदी के तट से लेकर दक्षिण के मैदान तक फैला था। वर्तमान संपूर्ण रुहेलखंड उनके शासन के अंतर्गत आता था। ठीक है, जो बात कही गई है उसमें क्या है कि आप जनश्रुति या मान सकते हो, या इस चीज़ को तथ्यात्मक भी है कि जो उनका शासक था वो सतलज नदी से लेकर, ठीक है, दक्षिण के मैदान तक था। जो वर्तमान का रुहेलखंड क्षेत्र है पूरा, वो क्या था? वो किसके अधीन था? वो था कत्यूरियों के अधीन था। ठीक है, अब जो इसमें कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, ठीक है, पदाधिकारी रखे गए थे। जैसे मौर्य काल में कुछ पदाधिकारी रखे गए थे, उसी कत्यूरी नरेशों ने भी कुछ पदाधिकारी थे। ठीक है, उनको कुछ काम सौंपा गया था, उनके कुछ कर्तव्य थे। तो उन कर्तव्यों को करने के लिए कुछ ऐसे जो थे पदाधिकारी रखे थे। उसमें सबसे पहले आते हैं जो हैं वो हैं प्रांतपाल। ठीक है, प्रांतपाल। प्रांतपाल किसे कहा गया है? सीमाओं का जागरूक प्रहरी, सीमाओं की रक्षा का भार लिए होता था। ठीक है, सीमाओं की रक्षा का भार लिए होता, प्रहरी कह सकते हैं इसको। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए रखा जाता था प्रांतपाल को। ठीक है, उसके बाद जो घट्टपाल है वो विभिन्न गिरिद्वारों के रक्षक होते थे। वर्मपाल है, सीमावर्ती मार्गों से आने व जाने प्रत्येक व्यक्ति पर कड़ी निगाह रखता था। वर्मपाल सीमावर्ती मार्गों से आने व जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कड़ी नजर रखता था, वर्मपाल। ठीक है, वहीं नरपति जो होता था, नदी घाटियों पर आवागमन की सुविधा, कर की वसूली तथा संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों की छानबीन भी करता था। ठीक है, नरपति जो था वो नदी घाटियों के आवागमन की सुविधा और कर की वसूली, वहाँ पर जो कर लगते थे उनकी वसूली करता था। अगर कोई ऐसी संदिग्ध व्यक्ति उस क्षेत्र से गुजर रहा है तो उस पर निगाह रखने का काम होता था नरपति का। ठीक है, ये चार जो पदाधिकारी थे इनको कंठस्थ याद कर लेना, कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो प्रांतपाल होता था वो सीमा का प्रहरी होता था। घट्टपाल विभिन्न गिरिद्वारों के रक्षक होते थे। वर्मपाल सीमावर्ती मार्गों से आने व जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कड़ी निगाह रखता था। और नरपति जो होता था नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा, कर की वसूली था, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की छानबीन करता था। अब इसमें कुछ, अब उनके सेना भी थे। ठीक है, ये तो पदाधिकारी, उनको पद दे दिया गया। अब सेना जो कानून व्यवस्था थी वहाँ की, वो कैसी थी? वहाँ पर सेना कैसी थी? ठीक है, सेना जो थी वो चार भागों में विभाजित थी। ठीक है, मुख्यतः चार भागों में विभाजित थी। ठीक है, इसमें जो थे, एक था पदाधिक, एक अश्वारोही, एक गजारोही, एक उष्टारोही। चार जो थे वो थे सैनिकों के, चार भागों में बांटा गया था उन्हें। सैनिकों को अलग अलग भागों में बांटा गया था। उसमें चार प्रमुख थे, चार ही प्रमुख थे, चार अलग अलग क्या भागों में बांटा गया था, लेकिन चार भागों में बांटा गया था। एक तो पदातिक, अश्वारोही, गजारोही, उष्ट्रारोही। नाम से इसका जो है कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है कि ये लोग ये किस किस कैसे अपना जो था कर्तव्य दिखाते थे अपनी सेना में। ठीक है, जो पदातिक थे, ठीक है, पदातिक जो थे वो पैदल सेना थी, जो पैदल चलती थी, उन्हें गौलमिक भी कहते थे। याद रखना इस चीज़ को कि गौलमिक किसे कहा जाता था? पैदल सेना को कहा जाता था कत्यूरी शासनकाल में। कत्यूरी शासनकाल में जो पैदल चलते थे उन्हें गौलमिक कहते थे। ठीक है, और जो अश्वारोही सेना का सर्वोच्च नायक, अश्वबलाधिकृत, गजारोही का हस्तिबलाधिकृत एवं उष्ट्रारोही का उष्ट्राबलाधिकृत कहलाते थे। अलग अलग सैनिक थे इसमें, और चार पदों में, चार भागों में बांटा गया था। जो पदाधिक था वो पैदल सेना वाली था। जो अश्वारोही था वो सर्वश्रेष्ठ, उसका नायक को अश्वबलाधिकृत कहते थे।
गजारोही के कहते थे हस्ती बलाधिकृत और उष्ट्रारोही को कहा जाता था उष्ट्र बलाधिकृत। ठीक है। तीनों आरोही सेनाओं का सर्वोच्च जो पदाधिकृत होता था, पदाधिकारी जो होता था, वो हस्त या सवोष्ट्र बलाधिकृत होता था। मतलब तीनों सेनाओं का जो हस्त बलाधिकृत था, उष्ट्र बलाधिकृत था, अश्व बलाधिकृत था, इन तो तीनों का जो होता था सर्वश्रेष्ठ, इन तीनों को मिला के उसका नाम रख दिया गया हस्त या सवोष्ट्र बलाधिकृत कहा गया उसे। सैन्य संचालन नरेश के हाथों में होता था, मतलब जो सम्राट होता था वहाँ का, उसी के हाथों में सैन्य, वो कैसे उसे संचालन करना है, कैसे क्या करना है, वो डिसीजन कौन लेगा, वो नरेश लेता। लेकिन इसको 4 भागों में बांटा गया था सेना को। अब देखते हैं वहाँ की पुलिस व्यवस्था को कि वहाँ की पुलिस व्यवस्था कैसी थी। कत्यूरी नरेशों की जो पुलिस व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। प्रजा के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा हेतु राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस विभाग था। इस विभाग का अनेक अधिकारियों के नाम कत्यूरी ताम्रलेखों में सुरक्षित है। ठीक है। इसमें जो आते हैं, एक तो दांडिक या खड़गिक, संभवतः दंड एवं खड्गधारी सिपाही थे। ठीक है। दांडिक या खड़गिक जो थे वो दंड और खड्गधारी थे, जो राज्य एवं जनता की संपत्ति की सुरक्षा का ध्यान रखते थे। इनको संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था। ठीक है। किसको? दांडिक या खड़गिक। इसको क्या कहा गया था ये जो थे, इनको कुछ जो जिम्मेवारियां दी गई थी वो इस बात की दी गई थी कि वो जनता की संपत्ति की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंगे, जो दांडिक या खड़गिक थे। ठीक है। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी तथा दोषापराधिक कहलाता था। ठीक है। अपराधियों को पकड़ने वाले सर्वोच्च अधिकारी जो थे वो दोषापराधिक कहलाते थे। ठीक है। जो अपराधियों को पकड़ते थे वो दोषापराधिक कहलाते थे। और जो गुप्तचर होते थे, गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुशास्य साधनिक था। ठीक है। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुशास्य साधनिक कहलाता था। गुप्तचर जो संगठन था उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो दुशास्य साधनिक था, जो षड्यंत्रों का उन्मूलन करता था। षड्यंत्रों का उन्मूलन करने वाला था दुशास्य साधनिक। दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी थे। कौन? दंडपाशिक हो गए, दंडनायक हो गए, महादंडनायक जो थे ये उच्च अधिकारी थे। चोर डाकों को पकड़ने वाला महकमा चोरोद्रणिक के अंतर्गत होता था। चोरोद्रणिक भी स्पष्ट नाम से स्पष्ट होता है कि चोरों को पकड़ने वाला था। ठीक है। चोरोद्रणिक। अब ये थी पुलिस व्यवस्था के उच्च अधिकारी जो थे, इस प्रकार के थे वहां पे। ठीक है। ताम्रपत्र में लिखे साक्ष्य इस तथ्य को उजागर करते हैं कि प्रजा को उत्पीड़न करने वाले तत्वों का कठोरता से दमन किया जाता था। जागेश्वर एवं गोपेश्वर के शिलालेखों से ज्ञात होता है। कौन से शिलालेख? जागेश्वर एवं गोपेश्वर के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि कत्यूरी नरेश प्रजा की संपत्ति, जीवन एवं सम्मान की सुरक्षा को अपने सर्वोपरि कर्तव्य मानते थे। ठीक है। ये जो बात कही गई है जागेश्वर एवं गोपेश्वर के जो शिलालेख है उनमें बात कही गई कि जो वहाँ के नरेश थे, ठीक है, सम्राट थे, वो जनता की जीवन, उनकी संपत्ति, उनका सम्मान का जो है सर्वोपरि कर्तव्य मानते थे कि ये हमारा सर्वोपरि सबसे परम कर्तव्य है कि हम इनकी रक्षा करें। ठीक है। ये जो बातें कही गई हैं ये कही गई हैं जागेश्वर एवं गोपेश्वर के शिलालेख में। ठीक है। कत्यूरी शासन काल में शांति, सुव्यवस्था एवं सुरक्षा व्याप्त थी। इस तथ्य की पुष्टि समसामयिक भारत के विभिन्न स्थलों से आए तीर्थयात्रियों से होती है, जिनकी उत्तराखंड के तीर्थ की यात्राएं सदैव ही निष्कंटक तथा निर्विघ्न ही पूर्ण होती थी। मार्गों में यात्रियों की सुविधा हेतु पाठशालाओं की स्थापना। ठीक है। मार्गों में यात्रियों की सुविधा हेतु पाठशाला की स्थापना एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगाए जाते थे। ठीक है। मतलब उसमें उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था भी सरकार कर देती थी, तो 4 धाम यात्रा यहाँ पर करने आते थे। अब इनकी आय का स्रोत क्या था? ठीक है। इनकी आय का जो स्रोत था
वो जो था राज्य की जो आय का प्रमुख साधन था कृषि खनिज एवं संपदा थी, मतलब कृषि पे भी उसमें बहुत लोग डिपेंडिंग थे। खनिज संपदा अपने पास जो थी उनकी, वो इनकी आय का जो प्रमुख स्रोत था। क्षेत्रफल राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था, ठीक है। और प्रभातार का कार्य भूमि की विधिवरक नाप करना, विधिपूर्वक नाप करना। उपचारिक या पट्टकोषचारिक नामक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था, ठीक है। अब इससे भी जो है आय के स्रोत रखे गए हैं, तो उसके लिए कुछ अधिकारी रखे गए होंगे। जो प्रमुख अधिकारी हैं उनमें है क्षेत्रपाल, जो राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। जो राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाला जो होता था वो क्षेत्रपाल होता था। और प्रभातार का कार्य जो था वो भूमि की विधिवत नाप करता था। कौन? प्रभातार, ठीक है। प्रभातार तो करता था भूमि की विधिपूर्वक नाप जोख, ठीक है। उपचारिक या पट्टकोषचरिक नामक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था, ठीक है। एक तो उपचारिक और पट्टकोषचारिक नामक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। उपचारिक और पट्टकोषचारिक। क्षेत्रपाल जो था वो कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। प्रभातार जो था वो भूमि की विधिपूर्वक नाप रखता था। भूमि की नाप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी, ठीक है। ये कत्यूरी नरेशु में है कि उसकी जो नाप होती थी उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। कत्यूरी शासन में द्रोणा बापम के अतिरिक्त नाली बापम या एक नाली 9 पाथा 2 सिरा, एक नाली जो होती थी 9 पाथा के बराबर 2 सिरा की बराबर होती थी, बीज वाली भूमि का उल्लेख है। अब तक उत्तराखंड में द्रोण, दून और नाली पाथा का प्रयोग उसी प्रकार चलता है, ठीक है। अभी भी चलता है इस क्षेत्र में। नाली जो है वो जमीन नापने के लिए एक प्रयुक्त पैमाना है, तो कत्यूरियों के समय में ही शुरू हो गई थी, ठीक है। नाली, एक नाली होती थी 9 पाथा 2 सिरा के बराबर, ठीक है। अब जो खनिज संपदा थी, ठीक है, खनिज एवं वनों का स्वामित्व संभवतः राज्य को प्राप्त था। खंडपति व खंड रक्षा स्थानाधिपति नामक अधिकारी खनिज तथा वनों की रक्षा तथा संबंधी उद्योग की व्यवस्था करता था। कौन? खंडपति या खंड रक्षा स्थानाधिपति नामक अधिकारी खनिज व तथा वनों की रक्षा तथा संबंधी उद्योगों की व्यवस्था करता है, ठीक है। कौन? खंडपति। उत्तराखंड के लौह, ताम्र, स्वर्ण चूर्ण, भोजपत्र, बांस, रिंगाल आदि वस्तुओं की उन दिनों मैदानी प्रदेशों में बड़ी मांग थी। ऊन तथा ऊनी वस्त्र, पालतू पशु पक्षी, मधु तथा वन औषधियों की बिक्री से जनता तथा राज्यों को प्रचुर लाभ होता था। ये संपदाएं जो थी वो उस समय कत्यूरी नरेशों के पास थी और जो आज तक चलती आई है। लगभग ये क्षेत्र आज भी उन्नति में है। अब कर की जो बात कही गई है, अब कर भी लिया करते थे उसमें लोग, तो कर किस प्रकार लेते थे? विभिन्न करों के नाम मिलते हैं। भोगपति और सौल्किक नामक पर अधिकारियों का उल्लेख मिलता है जिनका कार्य योग और शुल्क आदि करों को वसूल करना था। कृषि तथा पशुओं से प्राप्त पदार्थों का निश्चय अंश कर के रूप में लिया जाता था, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो पहले इसके भोगपति जो हैं, भोगपति या सौल्किक कहते हैं इसको, भोगपति या सौल्किक नामक अधिकारी का उल्लेख मिला जो कर लिया करते थे। भोगपति या सौल्किक, ठीक है, जिनका कार्य योग और शुल्क आदि करों को वसूल करना होता है। इनका कर वसूल करने वाले होते थे भोगपति, या इनको कहते थे वो सौल्किक, ठीक है। भोगपति या सौल्किक जो थे वो क्या करते थे? कर इकट्ठा करते थे। जो कर इकट्ठा करते थे, भट्ट और चार प्रचार नामक अधिकारी प्रजा से बिस्टी या बेगार लेते थे, ठीक है। भट्ट और जो चार प्रचार नामक जो अधिकारी थे वो क्या लेते थे? बिस्टी या बेगार लेते थे उनसे, ठीक है। जनता से बेगार उसमें भी ली जाती थी कत्यूरी नरेशु के समय में। कत्यूरी नरेशु के समय में भी बिस्टी और बेगार ली जाती थी, ठीक है। भट्ट और चार प्रचार लेते थे उन जो ये जनता से बेगारी, ठीक है। जो भूमि किसी देव मंदिर को अग्रहार के रूप में दी जाती थी, उस पर बसे लोग से भट्ट और
चार्ट जो थे बिस्टी नहीं लेते थे। ठीक है, किनसे नहीं लेते थे? जो मंदिरों को दी जाती थी भूमि आग्रह के रूप में, उस पर बसे लोगों से भट्ट और चार बिस्टी नहीं लेते थे। न ही उन्हें अन्य किसी प्रकार का योग या शुल्क लिया जाता था। वे इन करों को राजा को न देकर मंदिर में देते थे। ठीक, पैसे उनसे लेके मंदिर में ही देते थे, उनसे कर नहीं लेते थे। ठीक है, ये बात कही गई इसमें। अब उनका राज परिवार किस प्रकार का था, इस पर डिस्कस करते हैं। अभिलेखों में केवल राजा की महादेवी, प्रधान रानी तथा उसके उत्तराधिकारी पुत्र के ही नाम मिलते हैं। ठीक है, रानी और उसके पुत्र के नाम मिलते हैं। अभिलेखों में जिस क्रम से राज्य के अधिकारियों को संबोधित किया गया है वह है राजा, राजनायक, राजमात्य, सामंत, महासामंत, ठक्कुर, महामनुष्य, महाकर्ता। ये इनका वर्णन मिला है यहाँ पे। ठीक है, इनको एक क्रोनोलॉजी में दिए रखा गया है कि जो राजा लोग थे, ठीक है, वो अधिकारियों को संबोधन किया करते थे। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा होता था, फिर राजनायक होता था, फिर राजमाता मात्य, सामंत, महासामंत, ठक्कुर, महान मनुष्य, महाकर्ता। इससे विदित होता है कि राजवंश में उत्पन्न सुयोग्य पुरुषों को राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था। ठीक है, अब देखते इसमें जो ललित सुर थे आदि नरेशों का विरुद्ध महाराजा अधिराज था। ठीक है, इसे सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा माना गया है ललित सुर को। आदि नरेशों का विरुद्ध जो था महाराजा अधिराज भी इसे कहा जाता है। उनके अभिलेख में राजा शब्द का प्रयोग संभवतः युवराज के भ्राता के लिए था। ठीक है, जो ललित सुर देव था उनका जो उनके अभिलेखों में ये बात कही गई है कि जो राजा था उस शब्द का प्रयोग जो किया गया था युवराज के भ्राताओं के लिए किया गया था। डोडी परिवार के छोटे राजकुमार रैका कहलाते थे। ठीक है, डोडी परिवार के छोटे राजकुमार जो थे वो रैका कहलाते थे। डोडी परिवार के छोटे राजाओं को रैका कहते थे, ये याद भी रखना है। डोडी जो होती थी वो पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र था एक, उस क्षेत्र में कुछ राजाओं ने अधिकार किया था, वहाँ रैका, छोटे राजाओं को रैका कहा जाता था। जो राजान्यक या जो राजान्यक का ही दूसरा रूप है। नरेशों के भांति आदि के पुत्र राजपुत्र कहलाते थे। ठीक हो गया, वो तो राजपुत्र तो कहलाएंगे, नरेशों के भ्राता आदि के पुत्र जो थे उनके वो राजपुत्र कहलाते थे। अब आए सामंत। राज्य के अंतर्गत शक्तिशाली ठकुराई थी। इन ठकुराइयों का शासन सामंतों के द्वारा होता था। ठीक हो गया। जनपद देखते हैं यहाँ की जनपद की क्या स्थिति थी, जनपदों में क्या शासन व्यवस्था थी। नरेश राज्य का सर्वोपरि शासक होता था। ठीक है, ये तो है ही कि राज्य उसके हाथों में है तो सर्वश्रेष्ठ जो होगा वो नरेश होगा। राज्य कतिपय प्रांतों में विभाजित था जिनका शासन उपरिक के द्वारा होता था, राज्यपाल के द्वारा होता था। ठीक है, जो इनका शासन होता था जनपद में वो होता था उपरिक, जिसे राज्यपाल कहते हैं, उनके द्वारा होता था। शासन व्यवस्था जो थी वो किनके हाथों में थी? वो राज्यपाल के हाथों में थी, उपरिक के हाथों में थी। और उपरिक के अंतर्गत आयुक्त प्रांत के विभिन्न भागों में शासन चलाते थे। ठीक है, प्रांतों को विषयों जिलों में बांटा गया था, जिसका सर्वोच्च पदाधिकारी विषयपति कहलाता था। परंतु शासन के चारों विषयों तथा लोकगाथा से एक अन्य विषय का पता चलता है, वो अलग अभी डिस्कस करते हैं। इसमें थोड़ा सा ये बात कही गई है, जो विष होता था विषय, उसे क्या कहते थे? जिला, और उसका सर्वोच्च अधिकारी विस्पति कहलाता था। उपरिक्त था राज्यपाल, राज्यपाल के हाथ में सारी जो थी शासन जो था वो चलाता था, उपरिक्त राज्यपाल चलाता था। ठीक है, इसमें जो लोकगाथाओं में जो दो विषय प्राप्त, जो दो जिले प्राप्त हुए हैं वो है कार्तिकीपुर विषय में जो बात कही गई है, संभवतः प्राचीन कतुरी जोशीमठ से गोमती उपत्यका तक। ठीक है, इस क्षेत्र को कहा गया कार्तिकेयपुर। टंकमपूर्ण विषय था अलकनंदा घाटी, अलकनंदा भागीरथी संगम के ऊपर अलकनंदा उपत्यका तक। ठीक है, जो अलकनंदा भागीरथी संगम से ऊपर की जो अलकनंदा तक है वो उपत्यका को टंकणपुर जिला विषय कहा गया, जिला कहा गया। और कार्तिकेयपुर जो था वो जोशीमठ के गोमती उपत्यका तक
जो था कार्तिकेयपुर कहा गया उसे। और अंतराग विषय जो था वो भागीरथी अलकनंदा के मध्यवर्ती क्षेत्र, ठीक है, उस क्षेत्र को अंतराग कहा गया। ऐसाल विषय जो था संभवतः भागीरथी एवं यमुना के मध्यवर्ती उपत्यका थी, ऐसाल विषय, ठीक है। और मयूर हाट जो बात कही गई है, मयूर हाट, 5 जो प्रांत हैं, 5 विषय हैं, सॉरी प्रांत नहीं विषय हैं। जो मयूर हाट लास्ट है वो हरिद्वार के निकटतम भाबर क्षेत्र, यदि यदि कत्यूरी नरेशों का राज्य सतलुज से गंडिका तक फैला है तो सतलुज यमुना द्वाब तक कालीबंगा गंडकी द्वाब पृथक विषयों के अंतर्गत रहे होंगे, ठीक है। इन 5 जो है विषयों का वर्णन किया गया है। जो संपत्ति थी नरेशों की वो क्या थी, वो किसमें थी, वो गाय भैंस घोड़े खच्चर भी होते थे उनके संपत्ति में, ठीक है। संपत्ति तो उनको होती थी, अभिलेखों में ज्ञात होता है कि उनका पारिवारिक व्यक्तिगत संपत्ति जो थी उसमें सभी था। उनकी देखभाल कर उनकी देख रेख करने वाला प्रमुख अधिकारी किशोर बड़चा गौ मजी हस्य अधिकृत कहलाता था। बड़ा लंबा नाम है इसका, बड़ा अजीब सा नाम है, पता नहीं क्यों रखा गया इस नाम को इन्होंने। उनका देखरेख करने वाला जो अधिकारी प्रमुख अधिकारी होता था वो किशोर बड़चा गौ मजी हस्याधिकृत कहते थे उसको, ठीक है। दुधारू पशुओं से दुधादि प्राप्त करने का कार्य अभीर का होता था। याद रखना, ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। जो उनके बाद ढोर डंगर थे, जानवर थे, उनका जो रक्षा करता था वो तो किशोर बड़चा गौ महिषाधिकृत कहलाता था। और दुधारू पशुओं से दुधादि प्राप्त करने का कार्य का होता था। जो अभीर होता था वो क्या करता था, वो पशुओं की दूध निकालने का, दुधादि निकालने का काम करता था, वो अभीर कहलाता था। धार्मिक सहिष्णुता जो थी इसमें तो कत्यूरी शासन के अंतर्गत बौद्ध जैन मतावलंबियों ने अपने मत के अनुसार की एवं प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता थी। उसमें जो थी इन पे कत्यूरी नरेशों के अंतर्गत जो बौद्ध जैनियों को जो है ये अपना प्रचार प्रसार कर सकते थे, ये धार्मिक सहिष्णुता थी उसमें। जोशीमठ से कत्यूर आने की कहानी जो बात कही गई है कि जोशीमठ से वो कत्यूर कैसे आए, जो कत्यूरी नरेश थे। शिव प्रसाद डबराल जो उत्तराखंड के एक इतिहासकार है, उनका मानना है कि कत्यूरी राजाओं का मूल निवास स्थान जो था जोशीमठ था, वहां से कत्यूर आए थे। कत्यूरी आगमन की कहानी इस प्रकार है, ठीक है। इसमें कई कहानियां बताई गई हैं और कहानियां जो होती है परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस पर हम कोई फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। इनको खाली इन पे टाइम इन्वेस्ट करना सही नहीं है। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। फिर कल जो वीडियो है वो नई चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।